नमस्कार साथियों, विद्यार्थियों, आप सभी का आज की मेरी इस क्लास में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का एक जो चैप्टर है विकास एवं विकास के सिद्धांत, विकास के सामान्य सिद्धांत, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व की क्लास में हमने बाल विकास क्या है, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और विकास किसे कहते हैं, परिपक्वता क्या है, विकास, परिपक्वता एवं अधिगम में क्या संबंध है, इसकी हमने विस्तृत से चर्चा की थी। आज हम विकास के सिद्धांत या नियम, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि अर्थात विकास के सिद्धांत या नियम से मतलब यह है कि हर प्रजाति में विकास का एक सामान्य पैटर्न होता है। वो उस प्रजाति के जितने भी प्राणी होते हैं उन सभी प्राणियों में समान होता है। विकासात्मक पैटर्न अर्थात विकासात्मक पैटर्न जो होता है वो प्रजाति विशेष के सभी प्राणियों में एक समान होता है। ये आपको ध्यान भी रखना है। और चूंकि हमारी जो प्रजाति है वो मानव प्रजाति है, हम मानव प्रजाति में हमने जन्म लिया है, तो हमारे भी बालक जब गर्भाधान से उसका विकास शुरू होता है और मृत्यु पर्यंत तक चलता है, तो गर्भाधान से लगाकर मृत्यु पर्यंत तक बालक विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है और विभिन्न आयु समूह से गुजरता हुआ निरंतर आगे बढ़ता जाता है। तो उस समय वो जो आगे बढ़ रहा है उसमें जो परिवर्तन हो रहा है, तो विकास के कुछ सामान्य नियम या सिद्धांत उसमें लागू होते हैं। अर्थात ये उस प्रजाति के समस्त प्राणियों में जो विकास होगा वो विकास इन सामान्य नियमों या सिद्धांतों के अनुरूप ही होगा। यह हमें ध्यान रखना है। अर्थात मानव प्रजाति में जितने भी जो मतलब अपन कह सकते हैं कि मानव प्रजाति में जो विकास का पैटर्न होगा वो सभी मानव अर्थात सभी व्यक्तियों में, सभी बालकों में एक समान ही होगा। तो पहला जो प्रश्न यहाँ पे बनता है विद्यार्थियों, वो यही है कि विकासात्मक पैटर्न जो होता है मानव प्रजाति का या किसी प्रजाति का, वो एक समान होता है। तो प्रश्न आपसे पूछा जाए कि बालक में विकासात्मक पैटर्न कैसा होता है, तो समान होता है। हर बालक में विकासात्मक पैटर्न समान होता है। विकास की गति, विकास की दर ये निश्चित रूप से अलग अलग हो सकती है, किंतु विकासात्मक पैटर्न जो होगा वो समान होगा। अर्थात इस विकासात्मक पैटर्न से तात्पर्य थोड़ा सा अपन इसको समझ लेते हैं कि हर बालक जन्म लेने के बाद सिर उठाता है। सिर उठाने के बाद वो चौथे पांचवें महीने से बैठने की क्रिया करता है। बैठने की क्रिया संपन्न होने के बाद वो खड़ा होने की क्रियाएं करता है। अब वो सहारा लेके खड़ा होना, कोई फर्नीचर पड़ा है तो उसका सहारा लेके उसको अपनी ओर खींचते हुए खड़ा होना, फिर स्वयं अपने हाथों से खड़ा होना, और उसके बाद वो चलना सीखता है। अर्थात सिर उठाना, बैठना, खड़े होना और फिर चलना, ये विकासात्मक पैटर्न का एक नमूना है। मतलब ये हर बालक में ये प्रक्रिया समान रूप से होगी। अर्थात किसी बालक ने भारत में जन्म लिया है तो भी उसकी पहली क्रिया यही होगी, वो सिर उठाएगा। फिर उसके बाद अपन कोई आगे की जो गतिविधि या क्रिया देखें तो अपन कह सकते हैं कि वो बैठने की क्रियाएं करेगा। बैठने के बाद वो खड़े होने की क्रियाएं करेगा और उसके बाद चलने की क्रियाएं करेगा। अर्थात वो इस भूमंडल पर, मानव प्रजाति का कोई भी बच्चा इस भूमंडल पर किसी भी जगह पर वो जन्म लेता है तो यकीन मानिए वो इसी विकासात्मक पैटर्न को फॉलो करेगा। तो इसीलिए बालक में विकासात्मक पैटर्न समान होता है, किंतु उनके विकास की जो गति है या दर है वो अलग अलग हो सकती है। ये मैंने आपको नियम या सिद्धांत क्या है उसके बारे में अपन जो पढ़ रहे हैं तो एक सामान्य सी चर्चा अपन ने
तो अब बालक जब विकास के दौर से गुजरता है तो वह जो विकास हो रहा है उसका शारीरिक या मानसिक जो भी विकास हो रहा है, मुख्यतः शारीरिक और मानसिक, उसी के आगे फिर सामाजिक और संवेगात्मक विकास बढ़ते हैं। तो कुछ सिद्धांत या नियम उसमें निरंतर चलते रहते हैं, उन नियमों का अनुसरण करता रहता है वो, अर्थात विकास जो है वो उन्हीं नियमों का अनुसरण करते हुए आगे की ओर गतिमान होता है। तो अपन विकास का पहला नियम यदि देखें तो विकास में परिवर्तन होता है। विकास में परिवर्तन होता है, बिल्कुल अपन देखते हैं विकास में परिवर्तन होता ही है। गर्भाधान से लगाकर जन्म लेने तक में भी बालक में परिवर्तन होता है। एक इकाई एक भ्रूण के रूप में वो जन्म लेता है, भ्रूण के रूप में उसका अंकुरण होता है, वहां से फिर वो एक मानव की आकृति, एक मानव की संपूर्ण आकृति प्राप्त करता हुआ, प्राण लेता हुआ अपने अंदर वह दुनिया में आता है। उसके बाद धीरे 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 बालक का विकास होता रहता है। तो पहला जो सिद्धांत बना वो क्या है? विकास में परिवर्तन होता है, अर्थात ब्रॉड लेवल पे इसको समझ ले। गर्भ की अवस्था बालक की, गर्भ की अवस्था के बाद जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद वो हो गई अवस्था शेषवावस्था। शेषवावस्था से बालक जो अब शिशु है, अभी शिशु से फिर क्या बनता है? बच्चा बनता है। बच्चे से क्या बनता है? किशोर बनता है। किशोर से क्या बनता है? युवा बनता है। युवा से प्रौढ़ बनता है। प्रौढ़ से वृद्ध बनता है। तो निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो अपन इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि विकास में परिवर्तन होते हैं। दूसरा, विकास में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? तो विकास में गुणात्मक परिवर्तन भी होते हैं और शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं। तो शारीरिक परिवर्तन कौन कौन से होते हैं? तो उसके आकार में परिवर्तन, शरीर की संरचना में परिवर्तन, उसके अंग प्रत्यंगों में परिवर्तन, उसका लंबाई का बढ़ना है, वजन का बढ़ना है, ऊंचाई का बढ़ना है। तो शरीर की आकृति, बनावट और आकार में परिवर्तन, ये किसमें आ गया? शारीरिक परिवर्तन। गुणात्मक परिवर्तन में उसके सीखने की अभिक्षमता में परिवर्तन होगा, धीरे धीरे उसके संवेगों को नियंत्रित करने की क्षमता में परिवर्तन होगा, भाषा को सीखने में उसके परिवर्तन होगा। शुरुआत में वो ध्वनियां ही निकालता है, फिर स्वर ध्वनि निकालता है, व्यंजन ध्वनि निकालता है, फिर एक दो अक्षर सीखता है, फिर एक दो अक्षर सीखने के बाद वो शब्द सीखता है, शब्द से वाक्य सीखता है, वाक्य से फिर वो संपूर्ण भाषा का ज्ञान कर लेता है। तो इस तरीके से अपन देखते हैं कि विकास में परिवर्तन होते हैं, चाहे वो विकास का शारीरिक आयाम हो, मानसिक आयाम हो, सामाजिक आयाम हो और संवेगात्मक आयाम हो। सामाजिक आयाम में भी अपन देखें तो शुरुआत में वो केवल माँ को भी नहीं पहचानता, फिर धीरे धीरे माँ को ही पहचानने लगता है। प्रथम बार वो माँ को पहचानता है, उसके बाद क्या होता है कि आसपास कोई सदस्य उसको घर में दिखाई देगा तो सब उसके लिए माँ के समान ही होते हैं, किंतु धीरे धीरे उसमें सामाजिकता बढ़ती जाती है, वो घर के सदस्यों को पहचानने लग जाता है। फिर घर के सदस्यों को पहचानने पर जिन लोगों को पहचानता है उनके सामने वो मुस्कुराता है, जिनको नहीं पहचानता है उनसे वो डरने लग जाता है, रोने लग जाता है। तो इस तरीके से उसका सामाजिक विकास भी होता जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि विकास में परिवर्तन होते हैं, पहला नियम। इसको अपन ने सिद्ध भी कर दिया कि विकास में परिवर्तन होते हैं। दूसरा नियम जो आता है वो है कि प्रारंभिक विकास परवर्ती विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। क्या है? प्रारंभिक विकास परवर्ती विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। अर्थात बच्चा जो जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद उसकी पहली जो अवस्था होती है शेषवावस्था, और उसके बाद वो पूर्व बाल्यावस्था गए, फिर उसके बाद उत्तर बाल्यावस्था। तो शुरू के जन्म से 6 वर्ष तक का जो समय होता है वो हो गया उसका प्रारंभिक विकास, अर्ली डेवलपमेंट। यानी अर्ली डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल देन लेटर डेवलपमेंट। तो शुरुआत के 5 या 6 वर्ष जो होते हैं वो बालक के विकास के महत्वपूर्ण होते हैं। अब वो बालक के विकास के महत्वपूर्ण क्यों होते हैं?
तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने इस पर प्रयोग भी किए। तो उसमें फ्रायड ने भी प्रयोग किया। फ्रायड ने क्या किया कि कुछ कुसमायोजित बालक थे, उनका अध्ययन किया। तो उनका अध्ययन करने पर उसने पाया कि जब ये प्रारंभिक अवस्था में थे, जब ये 5 या 6 साल की उम्र के रहे होंगे, तब उनके जो उस समय उस 5 या 6 साल की अवस्था में या उस 5 या 6 साल के समूह में उन्हें उनके जो अनुभव थे वो अनुभव बहुत ही नकारात्मक थे, बहुत ही नकारात्मक अनुभव थे, प्रतिकूल अनुभव थे। साथ ही साथ मानसिक संघर्ष भी था। अर्थात वो कुसमायोजित जो बालक थे उनका अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि इनकी जो अर्ली स्टेज जो थी विकास की, उसमें बहुत ही प्रतिकूल अनुभव उन्हें प्राप्त हुए, बहुत ही मानसिक संघर्ष इन्होंने किया था। तो इसलिए वे बालक बड़े होते होते जब उन बड़े किशोरावस्था की तरफ बढ़ते हैं तो अपन देखते हैं कि वो 14, 15, 16, 17 साल में ही वो कुसमायोजन का शिकार हो जाते हैं। अर्थात वो कहीं पे भी किसी न तो अपने परिवार के सदस्यों के साथ समायोजन कर पाते हैं, न समाज के साथ समायोजन कर पाते हैं और न ही अन्य व्यक्तियों के साथ अच्छे संबंध स्थापित कर पाते हैं। दूसरी बात कि प्रारंभिक विकास जो है वो परवर्ती विकास से महत्वपूर्ण क्यों है, तो इसके भी 2 महत्वपूर्ण कारण बताए मनोवैज्ञानिकों ने। पहला बताया कि जो प्रारंभिक अवस्था होती है, उस प्रारंभिक अवस्था में बालक की सीखने की गति बहुत तीव्र होती है और उस अवस्था में वो जितना सीखता है वो उसको आदत के रूप में बना लेता है। जो सीखेगा उसको वो आदत के रूप में बना लेगा। यदि तब उसे अच्छे संस्कार या एक बहुत ही अच्छा वातावरण उसको मिलता है तो निश्चित रूप से वो उसको आदत में ढालेगा। और उसको मिला हुआ जो अच्छा वातावरण है, सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, संवेगात्मक रूप से उसको जो वातावरण मिला, वो वातावरण निश्चित रूप से यदि सकारात्मक है तो वो बालक जब बड़ा होगा तो एक समायोजित व्यक्ति के रूप में स्थापित होगा। दूसरी बात कि 5 या 6 मतलब 0 से लगाकर 6 वर्ष की जो अवस्था होती है, जन्म लेने के बाद से 6 वर्ष तक में बालक को मार्ग निर्देशन की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। सबसे ज्यादा आवश्यकता बालक को मार्ग निर्देशन की होती है। तो तब यदि उसे प्रॉपर गाइडेंस मिले, उचित वातावरण मिले, तो निश्चित रूप से वो एक समायोजित व्यक्ति के रूप में स्थापित होगा निकट भविष्य में। तो इसलिए कहा गया कि प्रारंभिक विकास की जो अवस्था है वो परवर्ती विकास से महत्वपूर्ण है। अर्ली डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल देन लेटर डेवलपमेंट। ये सेकंड इसका रूल्स हो गया डेवलपमेंट का। पहला रूल्स अपन ने पढ़ा था, डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स चेंजेस, यानी विकास में परिवर्तन होते हैं। 2 नियम अपन ने पढ़े। तीसरा जो नियम है वो होगा, विकास जो है वो परिपक्वता व अधिगम की उपज है। विकास परिपक्वता व अधिगम की उपज है। डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। अब बालक के विकास में परिपक्वता और अधिगम का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बारे में पहले भी अपन ने चर्चा की, या संक्षेप में बता देना चाहूंगा। परिपक्वता या परिपक्वन या परिपक्वता किसे कहेंगे कि यह बालक को वंशानुगत रूप से प्राप्त आंतरिक शक्तियां हैं, वंशानुक्रम से प्राप्त आंतरिक शक्तियों की खुली अभिव्यक्ति। एक परिभाषा के तौर पे देखें तो परिपक्वता बालक को वंशानुक्रम से प्राप्त होने वाली आंतरिक शक्तियों की अभिव्यक्ति है। अर्थात जो भी आंतरिक शक्तियां मिलती हैं बालक को वंशक्रम में, तो उस आंतरिक शक्तियों के विकास के लिए ये 4 दीवारी का निर्माण करती है। उन आंतरिक शक्तियों के विकास हेतु 4 दीवारी का निर्माण किया जाता है परिपक्वता के द्वारा। अर्थात उसके द्वारा एक बाउंड्री बना दी जाएगी डेवलपमेंट की, जिसके मध्य ही बालक का विकास होना है। अब उस 4 दीवारी के मध्य बालक को जो आंतरिक शक्तियां प्राप्त हुई है वंशानुक्रम से, वो उस परिपक्वता रूपी 4 दीवारी के मध्य विकसित होनी है। पर वो विकसित कैसे होंगी? उसे एक उचित वातावरण मिलेगा विकसित होने का, और वो निरंतर अभ्यास करेगा, प्रशिक्षण करेगा, लर्निंग करेगा, सीखेगा, तब जाके वो जो वंशानुक्रम से उसको जो आंतरिक शक्तियां मिली हैं, जो क्षमताएं मिली हैं,
उन क्षमताओं को चरम सीमा तक प्राप्त कर सकेगा। कब प्राप्त कर सकेगा? जब उसको एक उचित वातावरण मिलेगा, जब वो अधिगम करेगा, जब वो प्रशिक्षण ट्रेनिंग लेगा, जब वो अभ्यास करेगा, तब जाके वो उन आंतरिक शक्तियों का पूर्ण विकास कर पाएगा। तो परिपक्वता का संबंध आंतरिक शक्तियों से है और प्रशिक्षण, अभ्यास या लर्निंग, साथ ही साथ समुचित वातावरण, ये उन आंतरिक शक्तियों की चरम सीमा को प्राप्त करने के साधन अपन कह सकते हैं। तो प्रशिक्षण का जो महत्व है वो जन्म लेने के बाद प्रशिक्षण का महत्व बढ़ जाता है, अर्थात लर्निंग का महत्व बढ़ जाता है। तो लर्निंग किसे कहते हैं, अधिगम किसे कहते हैं? अनुभव से व्यवहार में परिवर्तन होना, अभ्यास के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना, या अनुभव एवं अभ्यास के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना। और वो परिवर्तन कैसे होने चाहिए? परिवर्तन अपेक्षाकृत स्थायी होने चाहिए। तो वो क्या कहलाएगा? अधिगम कहलाएगा। तो परिपक्वता जो है वो जन्म पूर्व अर्थात गर्भ से लगाकर जन्म से पहले तक की जो 9 माह या 10 माह की जो अवस्था होती है उसमें परिपक्वता का महत्व अधिक होता है, किंतु जन्म लेने के बाद परिपक्वता और अधिगम अर्थात बालक का जो विकास है वो परिपक्वता और अधिगम की अंतर क्रियाओं पर डिपेंड करता है। परिपक्वता के साथ ही साथ यदि बालक निरंतर अभ्यास करता जाएगा, निरंतर उसे प्रशिक्षण मिलता जाएगा, तो निश्चित रूप से उसको वंशानुक्रम में जो आंतरिक शक्तियां प्राप्त हुई है उनका विकास उस चरम सीमा तक होगा और साथ ही साथ उसे एक समुचित वातावरण भी मिलना चाहिए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बालक के विकास में वंशानुक्रम और अधिगम का बहुत बड़ा योगदान है। अर्थात बालक का विकास बालक का विकास जो है वो परिपक्वता और अधिगम की अंतर क्रियाओं पर निर्भर करता है, या बालक का विकास जो है वो परिपक्वता और अधिगम की उपज माना जाएगा। तो अपने 3 सिद्धांत हो गए, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। पहला सिद्धांत जो था कि विकास में परिवर्तन निहित होते हैं। दूसरा जो सिद्धांत था वो था कि प्रारंभिक विकास जो है वो परवर्ती विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है। तीसरा जो सिद्धांत अपन ने पढ़ा कि विकास जो है वो परिपक्वता व अधिगम की उपज है। विद्यार्थियों अब चौथा अपन पढ़ेंगे। चौथा जो है वो है कि विकासात्मक पैटर्न में पूर्वानुमेय होते हैं। विकासात्मक पैटर्न में पूर्वानुमेय होते हैं अर्थात किसी प्रजाति विशेष में जो समस्त प्राणी आते हैं, किसी प्रजाति विशेष के समस्त प्राणियों में विकास का एक प्रारूप होता है, एक सामान्य प्रक्रिया होती है जो उस प्रजाति के हर प्राणी में विकास के दौरान उसी प्रारूप को फॉलो किया जाता है। तो एक बार ये पहले भी चर्चा कर ली अपन ने, तो अपन यही कहेंगे कि बालक में विकासात्मक पैटर्न समान होते हैं। अब ये जो विकासात्मक पैटर्न होते हैं वो कुछ निश्चित प्रक्रिया या निश्चित प्रक्रम को फॉलो करते हैं। तो इसमें अपन समझ सकते हैं कि बालक का जो विकास होगा तो शुरुआत में अपन देखते हैं कि वो सिर उठाता है, सिर उठाने के बाद टोडी उठाता है, टोडी के बाद वो पीठ के बल लेटता है, ठीक है। फिर चौथे, पांचवें, छठे और 7वें महीने में बैठने की क्रियाएं की जाती है। किसी के सहयोग के माध्यम से बैठता है, माँ की गोदी में बैठता है 5वें माह में, 6ठे माह में कुर्सी पर बिठाते हैं बैठ जाता है, 7वें माह में स्वयं अपने हाथ से बैठता है। तो इस तरीके से पहली जो मुख्य क्रिया होगी सिर उठाना, फिर अपन आते हैं बैठना, सिर उठाना, बैठना। फिर उसके बाद उसके खड़े होने की क्रियाएं शुरू होती हैं कि उसको सहारा देके खड़ा किया जाता है। फिर कोई पास में कोई फर्नीचर वगैरह हो तो उसको खींचता हुआ खड़ा होता है। फिर कोई फर्नीचर वगैरह होगा, कोई साधन होगा, तो कोई चीज पड़ी होगी तो उसको घसीटते हुए वो आगे बढ़ता है। फिर अपन देखते हैं कि लगभग 13वें महीने में वो सीढ़ी चढ़ता है, 14वें महीने में स्वयं अपने हाथ से खड़ा होता है और 15वें महीने में स्वयं खड़ा होकर चलना सीखता है। तो इस तरीके से एक निश्चित पैटर्न हो गया, शारीरिक विकास का एक निश्चित पैटर्न हो गया कि सिर उठाना, सिर उठाने के बाद वो मुख्य क्रिया करेगा बैठने की क्रिया, बैठने के बाद खड़ा होना, खड़ा होने के बाद चलना। तो ये
एक निश्चित प्रारूप हो गया। तो इस निश्चित प्रारूप का अध्ययन करते हुए हम कह सकते हैं, इसका अनुमान लगा सकते हैं कि कोई भी बालक कहीं पे भी जन्म लेता है अपने परिवार में या अड़ोस पड़ोस में कहीं पे भी, तो हम उसके डेवलप होने की जो प्रक्रिया उसको समझ चुके हैं, तो हम उसके बारे में अनुमान लगा सकते हैं। यही मतलब है पूर्वानुमेय यानी भविष्यवाणी करना या अनुमान लगाना, यानी डेवलपमेंट पैटर्न्स आर प्रिडिक्टेबल। डेवलपमेंट पैटर्न्स आर प्रिडिक्टेबल यानी विकास के जो पैटर्न हैं वो पूर्वानुमेय होते हैं। इसी में साथियों यहीं से एक प्रश्न पूछा जाता है, अब ये जो पैटर्न जो बना हुआ है विकास का पैटर्न, वो किस प्रक्रिया को फॉलो करता है, वो विकास किस तरीके से होता है। तो इसके लिए शारीरिक और मानसिक विकास के लिए मुख्य रूप से 2 नियम बताए गए हैं। पहला जो नियम है वो शिरः पादाभिमुख नियम है, और दूसरा जो नियम है वो निकट से दूर का नियम है। यानी शिरः पादाभिमुख को क्या कहते हैं, सेफेलोकोडल थ्योरी, और निकट से दूर के नियम को क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमोडिस्टल थ्योरी। ठीक है, अब इन दोनों नियमों को मिलाकर एक नियम बनता है विकासात्मक दिशा का नियम। कौन सा नियम बनता है विद्यार्थियों, विकासात्मक दिशा का नियम। अब सेफेलोकोडल को पहले अपन देख लेते हैं कि सेफेलोकोडल में क्या होता है, सिर से पैर, अर्थात विकास का जो क्रम रहेगा वो सिर से पैर की ओर रहेगा। अर्थात गर्भ से पूर्व और गर्भ के बाद, गर्भावस्था में रहता है तब और जन्म लेने के बाद भी वो पैटर्न किस तरीके से फॉलो होगा, सिर से पूर्व वाला। तो सिर से पूर्व वाला पैटर्न जो होगा कि सबसे पहले सिर की बनावट व उसका कार्य विकसित होगा, सिर की बनावट व उसके कार्य का विकास होता है। फिर धड़ की बनावट व उसके कार्य का विकास होता है, और उसके बाद पैरों की बनावट व उसके कार्य का विकास होता है। अर्थात बालक पहले सिर उठाना, फिर बैठना, फिर खड़े होना और फिर चलना की क्रिया करता है। तो यहां से यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जैसे सिर उठाना, बैठना, खड़े होना और चलना, उक्त क्रियाएं या उक्त जो जैविक क्रियाएं हैं वो किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ये जो जैविक क्रियाएं होंगी वो सेफेलोकोडल थ्योरी पर आधारित है, सेफेलोकोडल नियम पर आधारित है। अर्थात उक्त जो मोटर डेवलपमेंट हुआ है, उसका पेशी विकास जो हुआ है, गामक विकास जो हुआ है, वो किस पर आधारित है, सेफेलोकोडल नियम पर आधारित है। फिर यदि आपसे पूछा जाए कि बालक सबसे पहले अपना सिर हिलाता है, फिर वो उसका जो धड़ है वो कार्य करता है, और फिर उसके पैर कार्य करने लग जाते हैं, तो इस जैविक प्रक्रम में, इस जैविक क्रियाओं के इस क्रम में कौन सा नियम लागू होता है, तो सेफेलोकोडल नियम लागू होता है। अब अपन देखते हैं निकट से दूर का नियम या सिद्धांत, इसी में है, जिसको अपन क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमोडिस्टल कहते हैं। तो विद्यार्थी ये जो विकास होता है वो नजदीक से, निकट से दूर की ओर होगा, अर्थात एक्सट्रीम टू स्फेयर, सेंटर टू एक्सट्रीम, केंद्र से परिधि की ओर होगा। अर्थात सबसे पहले यहाँ की बनावट होगी इस सिद्धांत के अनुसार, कौन सा, प्रॉक्सिमोडिस्टल। सबसे पहले ये वक्ष स्थल, ये जो हमारा धड़ है उसका निर्माण होगा और वो कार्य करना शुरू करेगा। उसके बाद उसकी जो बाहें या भुजाएं हैं वो कार्य करना शुरू करेंगी, और उसके बाद उसकी उंगलियां कार्य करना शुरू करेंगी। तो निकट से दूर का सिद्धांत, निकट से दूर का जो नियम है या प्रॉक्सिमोडिस्टल जो लॉ है, उसके अनुसार विकास कैसे होगा, धड़ से बाहों की तरफ, बाहों से उंगलियों की, हाथों के उंगलियों की तरफ, यह जो नियम है वो कार्य करेगा। हाँ विद्यार्थी, प्रॉक्सिमोडिस्टल निकट से दूर की तरफ, सबसे पहले धड़ की बनावट और धड़ वर्क करेगा, कार्य करेगा, फिर भुजाएं, बाहें काम करेंगी और उसके बाद उंगलियां काम करेंगी। तो यदि इससे रिलेटेड कोई प्रश्न पूछा जाता है कि बालक का जो विकास है
जिसमें धड़ की बनावट व कार्य, भुजाओं की बनावट व कार्य, फिर उंगलियों की बनावट व कार्य, यह जो प्रोसेस है वो किस सिद्धांत को फॉलो करता है? तो यह प्रोक्सिमो डिस्टल को फॉलो करता है। तो अपन ने देखा कि विकासात्मक पैटर्न पूर्वानुमेय होते हैं। तो हम यह जो दोनों जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों का अध्ययन करते हुए, नियमों का अध्ययन करते हुए हम बालक के विकास, बालक का जो विकास हो रहा है, शारीरिक और मानसिक विकास हो रहा है, उसके बारे में हम पूर्व में अनुमान लगा सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोक्सिमोडिस्टल और सेफेलोकोडल थ्योरी, इन दोनों का संबंध मुख्य रूप से शारीरिक एवं मानसिक विकास से है। दोनों ही विकास इस तरीके से इन नियमों को फॉलो करते हुए होंगे, तो ये हमें ध्यान रखना है। अभी तक विद्यार्थियों हमने पहला जो पढ़ा, विकास में परिवर्तन होते हैं। दूसरा हमने पढ़ा प्रारंभिक अवस्था प्रारंभिक विकास परवर्ती विकास से महत्वपूर्ण है। तीसरा हमने पढ़ा विकास जो है वो परिपक्वता व अधिगम की उपज है। और चौथा हमने देखा कि विकासात्मक पैटर्न जो होते हैं वो पूर्वानुमेय होते हैं। और इसमें अपन ने दो मुख्य सिद्धांत पढ़े जहां से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। वो प्रश्न कौन कौन से, वो दो सिद्धांत कौन कौन से? सेफेलोपोडल थ्योरी और प्रोक्सिमोडिस्टल थ्योरी। तो इस तरीके से हमने 4 सिद्धांत ओरली मैंने आपको बिल्कुल समझा दिया है। अब हम इन्हीं सिद्धांतों को बोर्ड पर लिखते हुए इसके बारे में फिर से चर्चा करेंगे। हाँ विद्यार्थियों, इसके बारे में हमने संपूर्ण चर्चा कर ली है। पहला जो हमारा नियम जो है डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट में पहला विकास में परिवर्तन होता है, इसकी हम चर्चा काफी हम कर चुके हैं। तो इसमें यही ध्यान रखना है कि विकास जो है, पहला पॉइंट गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक अर्थात परिवर्तन जो होते हैं वो कहां से शुरू होते हैं? गर्भावस्था से लगाकर मृत्यु पर्यंत तक परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है। अब विकास में जो परिवर्तन होंगे उन परिवर्तनों की प्रकृति कैसी होगी? मात्रात्मक परिवर्तन, और दूसरा सेकंड आ गया, ये हो गया मात्रात्मक परिवर्तन। तो मात्रात्मक परिवर्तन को अपन समझ लेते हैं। मात्रात्मक परिवर्तन का जो संबंध होगा वो शारीरिक विकास से होगा। विकास का एक एस्पेक्ट है फिजिकल डेवलपमेंट, उससे होगा। तो मात्रात्मक परिवर्तन में क्या क्या होगा? शरीर की आकृति, आकार, बनावट में परिवर्तन। संक्षेप में आप समझ जाएंगे इसको। मात्रात्मक परिवर्तन, शरीर की आकृति, आकार, बनावट में परिवर्तन, अर्थात उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और उसके वजन में परिवर्तन होगा, जिसको हम माप सकते हैं। तो वो सब क्या हो गए? शरीर की आकृति, आकार, बनावट में परिवर्तन क्या हो गया? मात्रात्मक परिवर्तन हो गया। दूसरा, मात्रात्मक परिवर्तन के बाद दूसरा आता है गुणात्मक। गुणात्मक में जो आएंगे वे परिवर्तन आएंगे जिनका मापन नहीं किया जा सकता है। तो जैसे सीखने की क्षमता में परिवर्तन होगा, सांवेगिक नियंत्रण में परिवर्तन होगा, और तीसरा भाषा सीखने की क्षमता में भी परिवर्तन होगा।
अर्थात धीरे धीरे बालक एक से अधिक भाषाएं भी सीख सकता है। ये परिवर्तन होंगे, सीखने की क्षमता में परिवर्तन होगा, सांवेगिक नियंत्रण में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा कि शुरुआत में जहां उसके संवेगों पर नियंत्रण नहीं रहता है, वहीं बाल्यावस्था में उसके जो संवेग रहते हैं बिल्कुल स्थिर रहते हैं, किंतु जैसे ही किशोरावस्था आती है तो वापस से उन संवेगों के भंवरजाल में ऐसा फंस जाता है कि उसमें सांवेगिक उत्तेजना पैदा हो जाती है। तो धीरे धीरे फिर वहां से भी वो धीरे धीरे क्या होगा, कुछ समय तक ऐसी स्थिति रहती है कि संवेगात्मक अनियंत्रण रहता है, किंतु धीरे धीरे वो उस पर भी नियंत्रण पाना शुरू कर देता है। तो गुणात्मक में सीखने की क्षमता में परिवर्तन, सांवेगिक नियंत्रण में परिवर्तन, भाषा सीखने की क्षमता में परिवर्तन, अर्थात वो हर प्रकार का परिवर्तन जिसको हम माप नहीं सकते हैं, जिसको हम माप नहीं सकते हैं। तो मात्रात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन, ये किस में आ जाएंगे, विकास में परिवर्तन होता है। अर्थात ये जो परिवर्तन चलेगा वो परिवर्तन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक चलेगा। तो इस तरीके से हमारा ये जो पहला नियम है कि विकास में परिवर्तन होता है, इसको हमने बहुत ही अच्छी तरीके से समझा। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या बताया था मैंने, जिसकी चर्चा अपन 2-3 बार कर चुके अब तक। दूसरा जो नियम है, दूसरा नियम था कि प्रारंभिक विकास जो है, बालक का प्रारंभिक विकास परवर्ती विकास से महत्वपूर्ण होता है। बालक का प्रारंभिक विकास परवर्ती विकास से महत्वपूर्ण होता है। प्रारंभिक विकास परवर्ती विकास से अधिक महत्वपूर्ण है, अधिक महत्वपूर्ण है। बालक का प्रारंभिक विकास परवर्ती विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। इसकी विस्तृत चर्चा अपन ने की थी कि शुरुआत बालक जन्म लेता है, जन्म लेने से 5 या 6 वर्ष तक का जो विकास होता है वो बालक में बहुत ही तेज गति से होता है। उसमें उसका आप सीखने की जो क्षमता कहें या शारीरिक वृद्धि जो कहें वो बहुत ही तेज गति से होती है। तो इस समय यदि बालक को एक बहुत ही अच्छा वातावरण उसको मिले, सीखने के बहुत सारे अवसर उसको मिले और उस पर नियंत्रण रखते हुए, उसके द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं उन पर नियंत्रण रखते हुए एक अच्छा, अपन कह सकते हैं कि एक अच्छा वातावरण उसको यदि दिया जाता है तो निश्चित रूप से वो बड़ा होकर एक समायोजित व्यक्ति के रूप में स्थापित होगा, जिसकी चर्चा अपन पूर्व में कर चुके हैं। तो 5 जन्म से लगाकर 6 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसमें जो विकास होगा, अर्थात यह अवस्था बहुत ही ध्यान देने योग्य बताई गई है, क्योंकि इस अवस्था में बालक के सीखने की गति तीव्र होती है और वो जो कुछ भी सीखता है उनसे वो अपनी आदतों का निर्माण करता है। साथ ही साथ यह अवस्था मार्ग निर्देशन की भी होती है। तो इसमें अपन लिखेंगे जन्म से 5 या 6 वर्ष तक प्रारंभिक विकास, अर्थात जन्म से 5 या 6 वर्ष में बालक को उचित वातावरण तथा सीखने के सर्वाधिक अवसर मिलने चाहिए उसको। साथ ही साथ बालक के द्वारा जो भी क्रियाएं की जा रही हैं उन पर नियंत्रण, इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। और अपन ने पढ़ा भी था, फ्राइड ने कुसमायोजित बालकों पर अध्ययन किया और देखा कि शुरुआत के जो 5 या 6 वर्ष तक जो होते हैं तो उसमें बालक के जो प्रतिकूल अनुभव और मानसिक संघर्ष जो है वही क्या करता है, बालक को आगे जाकर एक कुसमायोजित बालक के रूप में स्थापित कर देता है। और एरिक्सन ने भी कहा है कि उसने जो शुरुआत की अवस्थाएं बताई हैं, जैसे उसने कहा कि विश्वास,
बनाम अविश्वास, स्वायत्तता बनाम लज्जा और पहल बनाम अपराध बोध। इससे आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। ठीक है, ये तीन ही अपन देख लेते तो भी समझ में आ जाएगा। यदि बालक को बहुत ही उचित वातावरण दिया जाता है, उसका पालन पोषण बहुत ही अच्छी तरीके से किया जाता है और घर में सभी लोगों के द्वारा उसको विकसित होने के अवसर दिए जाते हैं, तो निश्चित रूप से उसमें क्या बढ़ेगा? विश्वास, खुद का भी विश्वास बढ़ेगा और ये आसपास की जो दुनिया है उसमें भी वो विश्वास करने लगेगा। और जैसे ही थोड़ा बहुत बड़ा होता है बालक, लगभग 1.5-2 वर्ष का हो जाता है, उसके बाद छोटे मोटे काम काज वो करने लगता है। कोई चीज इधर से उधर लाना, कुछ चीज अपन मंगवाते लेके आता है, तो तब उसको रोकना टोकना नहीं, वो यूं चाहता है कि मैं अपना काम मैं करूं, मैं भी काम करूं, इस तरीके से। तो तब यदि उसको नियंत्रित रूप से यदि उसको स्वतंत्रता दी जाती है तो उसमें स्वायत्तता का भाव पैदा होता है। फिर आगे देखते हैं कि उसके द्वारा जो भी छोटे मोटे कार्य किए जाते हैं, जो पहल की जाती है, उसको यदि हम बढ़ावा देते हैं तो निश्चित रूप से उसमें विश्वास, स्वायत्तता, पहल, इस तरीके से ऐसे गुणों का विकास होता है जो एक समायोजित बालक के रूप में उसको स्थापित कर सकता है। इसके विपरीत अपन ने देखा, यदि प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिला, अविश्वास, लज्जा या शंका और अपराध बोध, ऐसे भाव उसमें आ जाएंगे। तो इसलिए प्रारंभिक विकास परवर्ती विकास से अधिक महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहां से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपको अवधारणा के रूप में पूछे जाएंगे या कथन के रूप में पूछे जाएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास में निहित नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य है या असत्य है। इस तरीके के प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे। तो प्रारंभिक विकास परवर्ती विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। यह हमारे दो सिद्धांत हमने समझे। अब आगे देखते हैं, तीसरा जो आएगा, तीसरा जो सिद्धांत है वो है कि विकास जो है वो परिपक्वता और अधिगम की उपज है। डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरिटी एंड लर्निंग। विकास परिपक्वता व अधिगम की उपज है। थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं परिपक्वता, व्हाट इज द मैच्योरिटी या मैच्यूरेशन। मैच्यूरेशन क्या है, परिपक्वता क्या है? तो परिपक्वता का संबंध बालक को वंशानुक्रम से प्राप्त आंतरिक शक्तियों से, वंशानुक्रम से प्राप्त आंतरिक शक्तियों से है परिपक्वता का संबंध। अर्थात बालक को जो वंशानुक्रम से आंतरिक शक्तियां प्राप्त होती है उसकी खुली अभिव्यक्ति क्या कहलाता है? परिपक्वता है। तो वंशानुक्रम से प्राप्त आंतरिक शक्तियों की खुली अभिव्यक्ति क्या है? परिपक्वता है। और परिपक्वता जो है वो बालक को जो आंतरिक शक्तियां प्राप्त होती है उनके विकास हेतु एक चार दीवारी का निर्माण करती है। परिपक्वता बालक को वंशानुक्रम से जो आंतरिक शक्तियां या जो क्षमताएं या जो विशेषताएं प्राप्त होती है उनके लिए चार दीवारी का निर्माण करती है। अर्थात उसी चार दीवारी में बालक का विकास होना है। यह तय कौन करेगा? परिपक्वता, कि बालक को जो आंतरिक शक्तियां प्राप्त हुई है उन आंतरिक शक्तियों के दायरे में ही बालक का संपूर्ण विकास होगा। अब वो जो उसकी आंतरिक शक्तियां या जो क्षमताएं हैं उनको चरम सीमा तक अर्थात पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? अधिगम की। किसकी जरूरत पड़ेगी? अधिगम की। अधिगम को भी समझ लेते हैं, थोड़ा सा आगे विस्तृत से चर्चा करेंगे इसकी। अधिगम, अधिगम मतलब व्यवहार में
परिवर्तन, इन शॉर्ट समझ लीजिए अधिगम, लर्निंग, व्यवहार में परिवर्तन, चेंजेस इन बिहेवियर, चेंजेस इन बिहेवियर। अब ये व्यवहार में परिवर्तन कैसे आएंगे? चाहे वो अभ्यास से आए, वो परिवर्तन चाहे अभ्यास से आए, प्रशिक्षण से आए, या अनुभव से प्राप्त हो, या फिर दोनों से। इस तरीके से वे परिवर्तन जो अभ्यास एवं अनुभव से आते हैं, अर्थात बालक के व्यवहार में होने वाले वे परिवर्तन जो अभ्यास और अनुभव से आते हैं। और इनकी प्रकृति कैसी होगी? इन परिवर्तनों की प्रकृति अधिगम में कैसी होगी? स्थायी, स्थायी होगी। कैसी होगी? स्थायी, अपेक्षाकृत स्थायी होगी। अपेक्षाकृत स्थायी को समझना है कि ये जो परिवर्तन होंगे वो केवल तात्कालिक या क्षणिक नहीं होंगे, तात्कालिक या क्षणिक नहीं होंगे। ये परिवर्तन कुछ अवधि विशेष तक चलेंगे, 6 महीने, साल भर, और निरंतर करता रहा तो सालों साल भी चलते रहते हैं। किंतु ये परिवर्तन केवल तात्कालिक या क्षणिक नहीं होंगे। तो अपन ने समझ लिया अधिगम किसे कहते हैं? व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन किससे आएगा? अभ्यास और प्रशिक्षण से आएगा, अनुभव से भी आएगा, और अभ्यास और प्रशिक्षण दोनों के माध्यम से भी आएगा। चूंकि अब यहाँ पे लिखा है कि विकास, परिपक्वता वो अधिगम की उपज है, तो हमने परिपक्वता को समझ लिया कि बालक को वंशानुक्रम से जो शक्तियां प्राप्त होती हैं, उन शक्तियों के विकास हेतु एक 4 दीवारी का निर्माण परिपक्वता के द्वारा किया जाता है। उसी के मध्य बालक का विकास होना है। पर वो विकास कैसे होगा, किसके माध्यम से होगा? तो उसमें अपन ने देखा कि अधिगम के माध्यम से होगा। उसके साथ ही साथ क्या चाहिएगा? समुचित वातावरण। यहां पे दोनों की इंपॉर्टेंस आती है। वंशानुक्रम की इंपॉर्टेंस क्या होगी? कि वंशानुक्रम से आंतरिक शक्तियां प्राप्त होती है, और उन्हीं आंतरिक शक्तियों के भीतर ही बालक का विकास होता है। अर्थात कुछ क्षमताएं, कुछ लिमिटेशंस वहां से वंशानुक्रम से प्राप्त हो जाती है कि आपका दायरा, आपके विकास का दायरा ये है। तो ये किसकी विशेषता हो जाती है? वंशानुक्रम की। अर्थात वंशानुक्रम का महत्व हमको यूं लगता है बहुत ज्यादा है। तो तुरंत वातावरण क्या कहता है? भी आपने तो लिमिटेशंस डिसाइड किए, लिमिटेशंस का निर्धारण किया है, किंतु उस लिमिटेशंस में भी विकास तो मेरे द्वारा किया जाएगा। ये कौन कह रहा है? वातावरण। कौन कह रहा है? वातावरण। तो अधिगम जो है वो भी वातावरणीय घटक ही है। तो वंशानुक्रम के अलावा जितने भी घटक हैं वो सभी वातावरणीय घटक आते हैं। तो एक तरफ जहां वंशानुक्रम जो है वो आंतरिक शक्तियों का निर्धारण परिपक्वता के माध्यम से करता है, वहीं समुचित वातावरण जो है वो उन आंतरिक शक्तियों को विकसित होने के अवसर उपलब्ध करवाता है। अब यदि बालक लगातार अधिगम करता रहेगा, ट्रेनिंग करता रहेगा, एक्सरसाइज करता रहेगा, लर्निंग करता रहेगा, और उसे प्रॉपर समुचित वातावरण मिलता रहेगा, तो निश्चित रूप से बालक का विकास होगा। साथ ही साथ क्या चलेगा? परिपक्वता। बालक अभ्यास कर रहा और वो परिवर्तन होने का समय आ गया, पार्टिकुलर समय, तो तब वो परिवर्तन उसमें दिखाई देता है। अपन देखते हैं बालक बैठने से पहले बहुत सारी क्रियाएं करता है, इधर उधर घसीटना या इधर उधर रोलिंग करना, गिरना करना, हाथ पैर इधर उधर हिलाना, बहुत सारी क्रियाएं वो करता रहता है बैठने से पहले। किंतु हम देखते हैं अचानक से कि बालक जैसी 6-7वें महीने में आ जाता है, अचानक से देखते हैं वो बैठने लग गया। वो अचानक से बैठने नहीं लग गया, इसके लिए उसने पूर्व में अभ्यास किए हैं, उन क्रियाओं को दोहरान किया है। किंतु बैठने की जो मैच्योरिटी थी, बैठने की जो क्रिया जो होनी चाहिए थी पार्टिकुलर 6-7वें महीने में होनी चाहिए थी, तो जैसे उसकी मांसपेशियों में वो परिपक्वता आ जाती है, जैसे उसकी मांसपेशियां इतनी मजबूत हो जाती है कि वो बैठ सकता है, तुरंत वो बैठ जाता है। उससे पहले वो क्रियाएं करता रहता है अधिगम के माध्यम से, अर्थात अभ्यास के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरिटी, मैच्योरेशन एंड लर्निंग। ये हमने तीसरा, विकास का तीसरा नियम हमने देखा, सर्वमान्य नियम, जो कि एक प्रजाति विशेष में पाया जाता है, हर प्रजाति विशेष में पाया जाएगा। पहला, विकास में परिवर्तन होता है। दूसरा, प्रारंभिक विकास परवर्ती विकास से महत्वपूर्ण है, अधिक महत्वपूर्ण होता है। और तीसरा हमने पढ़ा, विकास परिपक्वता व अधिगम की उपज है, अर्थात परिपक्वता व अधिगम
के अंतर संबंधों पर निर्भर करता है। कौन निर्भर करता है? विकास। इसको अपन ने पहले देखा भी था। परिपक्वता इंटू अधिगम, विकास, इन दोनों का जोड़ नहीं है। विकास परिपक्वता प्लस अधिगम, ऐसा नहीं है। विकास परिपक्वता इंटू अधिगम बराबर विकास। शून्य परिपक्वता इंटू अधिगम तो क्या हो जाएगा? शून्य उपलब्धि। शून्य उपलब्धि और परिपक्वता इंटू अधिगम तो भी क्या हो जाएगा? शून्य उपलब्धि। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। परिपक्वता बालक में जो एक निर्धारित क्रम में जो परिवर्तन होने चाहिए उसके शारीरिक क्रियाओं में, उनका निर्धारण वो करता है। परिपक्वता उनका निर्धारण करती है और अधिगम के माध्यम से उसमें कुशलता विकसित होती है। ये हमें ध्यान रखना है। इस तरीके से हमारे तीन जो सिद्धांत थे, वो तीन सिद्धांत कंप्लीट हो गए हैं। अब हम चौथा सिद्धांत देखेंगे। विकासात्मक पैटर्न में, विकासात्मक पैटर्न है, विकासात्मक पैटर्न में पूर्वानुमेय होते हैं। डेवलपमेंटल पैटर्न्स आर प्रेडिक्टेबल। डेवलपमेंटल पैटर्न्स आर प्रेडिक्टेबल, अर्थात जो विकासात्मक पैटर्न है, विकास का जो प्रारूप है, प्रारूप पैटर्न मैंने आपको समझा दिया था कि हर प्रजाति विशेष में जितने भी प्राणी होते हैं उनका एक समान या एक निश्चित विकास का एक निश्चित पैटर्न होता है, समान प्रतिमान होता है, समान पैटर्न होता है विकसित होने का। किंतु उनके विकसित होने की जो दर है वो भिन्न भिन्न हो सकती है। ये हमें ध्यान रखनी है। विकसित होने की दर समान नहीं होगी, विकासात्मक पैटर्न समान होगा। तो पहला जो महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि बालक में विकासात्मक पैटर्न होते हैं। बालक में विकासात्मक पैटर्न होते हैं, समान, असमान, समान, कभी समान तो कभी असमान, चौथा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या करोगे? बालक में विकासात्मक पैटर्न होते हैं तो बालक में विकासात्मक पैटर्न समान होते हैं। बालक में विकास की दर होती है, बालक में विकास की दर होती है समान, असमान, कभी तीव्र तो कभी मंद, या इनमें से कोई नहीं। अब यदि ये प्रश्न, इसमें जैसे दो ऑप्शन मेरे द्वारा डाले गए, दोनों सही माने जाएंगे। असमान, कभी तीव्र तो कभी मंद, इनमें से कोई एक आपसे पूछा जाएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि बालक में विकास की जो दर होती है, डेवलपमेंट रेट जो होती है वो डिफरेंट होती है, किंतु डेवलपमेंट पैटर्न्स जो होगा वो सिमिलर होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो बालक में विकासात्मक पैटर्न समान होते हैं, पहला इस सिद्धांत में ये ध्यान रखना है।
बालक में विकासात्मक पैटर्न समान होते हैं। विकासात्मक पैटर्न समान होते हैं। विकासात्मक पैटर्न समान होते हैं। दूसरा, अर्थात हम विकासात्मक पैटर्न का पूर्वानुमेय कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो दो नियम है इसमें। ये दोनों जो नियम है शारीरिक व मानसिक विकास से संबंधित हैं। दोनों नियम शारीरिक व मानसिक विकास से संबंधित हैं। दो नियम कौन कौन से हैं? देखो, उन दोनों नियमों को मिला के कहा जाता है विकासात्मक दिशा का नियम, लॉ ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन। लॉ ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन। तो इसमें पहला जो है सेफेलोकोडल, दूसरा है प्रोक्सिमोडिस्टल। सेफेलोकोडल और दूसरा जो है वो है प्रोक्सिमोडिस्टल। सेफेलोकोडल को कहते हैं शिरः पादाभिमुख और इसको कहते हैं निकट से निकट दूर का नियम। निकट से दूर का नियम, ठीक है। सेफेलोकोडल शिरोपादाभिमुख और ये कहलाता है प्रोक्सिमोडिस्टल। तो इन दोनों नियमों के बारे में अपन अभी आगे और चर्चा करेंगे। अब अपन देखते हैं सेफेलोकोडल, पहले देख लेते हैं। सेफेलोकोडल थ्योरी या लॉ, थ्योरी कहो या लॉ कहो। सेफेलोकोडल थ्योरी ये कहती है कि विकास जो होगा सिर से पैर की ओर, पहला पॉइंट याद रखने का है, सिर से पैर की ओर विकास होगा। अर्थात क्या होगा? सबसे पहले सिर की बनावट व उसके कार्य का विकास। क्या होगा? सिर की बनावट व उसके कार्य का विकास। सिर की बनावट व उसके कार्य का विकास होगा। फिर धड़ की बनावट व कार्य का विकास। अर्थात सबसे पहले सिर की बनावट होगी। सिर की बनावट अर्थात ये गर्भाधान के अंदर, मतलब प्रीनेटल स्टेज और पोस्ट नेटल स्टेज, जन्म के पहले की अवस्था और जन्म के बाद की अवस्था, विकास इसी तरीके से होगा। सिर की बनावट और कार्य जो होगा, फंक्शन जो होगा आफ्टर बर्थ, जन्म लेने के बाद। फिर धड़ की बनावट यानी गर्भ में जब बालक है तब, प्रीनेटल स्टेज में। फिर कार्य का विकास जब बालक जन्म ले लेता है उसके बाद। बालक जब जन्म ले लेगा उसके बाद सिर का कार्य शुरू होगा। सिर सबसे पहले विकसित होगा, फिर धड़ विकसित होगा और तीसरा जो आएगा पैरों की बनावट व कार्य का विकास। पैरों की बनावट व कार्य का विकास। तो सेफेलोकोडल थ्योरी सिर से पैर की ओर विकास होगा यूं कहती है। सिर की बनावट पहले, धड़ की बनावट पहले, पैरों की बनावट पहले। ये कहां पे होगा? प्रीनेटल स्टेज में, जन्म पूर्व अवस्था में होगा। जन्म लेने के बाद ये जो सिर जो है वो उसका विकास पहले होगा, अर्थात सिर जो है वो वर्क करना शुरू करेगा पहले, फिर धड़ वर्क करना शुरू करेगा, फिर पैर कार्य करना शुरू करेंगे। इसको एक उदाहरण से भी समझ लेते हैं।
सिर उठाना, बैठना, खड़े होना और चलना। ठीक है, तो ये आपको इसकी जो सीक्वेंस है आपको ध्यान रखनी है। सिर उठाना, बैठना, खड़े होना और चलना। सेफेलोपोडल थ्योरी शिरोपादाभिमुख, ऐसे आपसे नहीं पूछा जाएगा। शिरोपादाभिमुख इस वाक्यांश का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। वहां आपसे पूछा जाएगा सेफेलोपोडल थ्योरी, और ये प्रश्न पूछा जा चुका है। और सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है। सिर से पैर की ओर, सिर की बनावट व कार्य का विकास, धड़ की बनावट व कार्य का विकास, पैरों की बनावट व कार्य का विकास, सिर उठाना, बैठना, खड़े होना, चलना, इन प्रक्रियाओं में कौन सा नियम लागू होगा? सेफेलोपोडल थ्योरी लागू होगी। अब नेक्स्ट, यदि इसका आपको शॉट लेना हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, अब दूसरा देखते हैं अपन। प्रोक्सिमोडिस्टल इसको कहते हैं निकट से दूर। उसके बाद अपन कह सकते हैं सेंटर टू एक्सट्रीम, केंद्र से परिधि की ओर, केंद्र से परिधि की ओर, केंद्र से परिधि की ओर। मान लो एक बालक, आपको मान लेना इसको, तो अपन ने तो इसमें जैसे सिरोपादाभिमुख सेफेलोपोडल देखा था, तो उसमें सबसे पहले सिर का कंस्ट्रक्शन होगा। फिर सिर जन्म लेने के बाद सिर पहले वर्क करेगा। फिर ये जो धड़ है, धड़ का कंस्ट्रक्शन होगा बर्थ से पहले, जन्म से पहले की अवस्था में, और फिर ये धड़ वर्क करना शुरू करेगा। और उसके बाद पैरों का निर्माण और पैर कार्य करना शुरू करेंगे। ये जो थ्योरी लागू होती है वो सेफेलोपोडल में, ये जो प्रोसेस है। अब देखो ये बीच में, अब जो प्रोक्सिमो, देखो सेफेलोपोडल जो है वो इस तरीके से विकास कर रहा है, और साथ ही साथ प्रोक्सिमोडिस्टल जो है वो इधर विकास कर रहा है। ये धड़ बन गया, ये वर्क करना शुरू करेगा। फिर यहाँ बालक की जो बाहु या भुजाएं हैं वो उनका निर्माण होगा, वो वर्क करना शुरू करेगी। और फिर हाथों की जो उंगलियां वो वर्क करना शुरू करेंगी। तो ये दोनों क्रम विकास, इन दोनों सिद्धांतों में जो विकास के दोनों क्रम है वो ध्यान रखने हैं। वहां से प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जा सकता है। तो इसको केंद्र से परिधि की ओर, सेंटर टू एक्सट्रीम। इसमें क्या होगा? सबसे पहले धड़ का विकास व कार्य, धड़ का विकास व कार्य होगा। फिर बाहु या भुजाएं ये कार्य करेंगी, और उसके बाद हाथों की उंगलियां कार्य करेंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। धड़, ये बीच का जो हमारा वक्षस्थल है वो, फिर बाहु या भुजाएं ये, और फिर हाथों की उंगलियां, फिर ये वर्क करना शुरू करेंगे। तो ये अपन ने देखा। और बस इन्हीं दोनों सिद्धांतों के आधार पर, इन्हीं दोनों नियमों के आधार पर हम कहते हैं कि विकासात्मक पैटर्न में पूर्वानुमेय होता है। क्योंकि यदि इसकी जानकारी हमें होगी तो हम, कोई बालक जन्म लेता है उसके बाद हम कह सकते हैं कि जैसे कोई बालक बैठना शुरू किया उसने, तो हम कहेंगे कि बस अब ये 2-4 महीनों में क्या हो जाएगा, 2-4-5 महीनों के बाद खड़ा होना भी शुरू कर देगा। और यदि बालक ने खड़ा होना शुरू किया है तो हम कहेंगे कि 2-3 महीनों में ये चलना भी शुरू कर देगा। तो ये कहलाता है पूर्वानुमेय, भविष्यवाणी करना, अनुमान लगाना। तो हमने अभी तक 4 सिद्धांत हमने देखे। कौन कौन से हो गए? 4 सिद्धांत या 4 नियम। जैसे पहला है कि विकास में परिवर्तन होता है, विकास में परिवर्तन होता है। दूसरा जो नियम हमने देखा कि प्रारंभिक विकास जो है वो परवर्ती विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है। तीसरा जो है
कि विकास जो है वो परिपक्वता व अधिगम की उपज है। डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। और चौथा जो है वो है कि विकासात्मक पैटर्न में पूर्वानुमेय होता है, अर्थात विकासात्मक पैटर्न पूर्वानुमेय है, अर्थात किसी भी प्रजाति विशेष का जो पैटर्न रहेगा विकास उस प्राणी के विकसित होने का, उस प्रजाति के प्राणी के विकसित होने का पैटर्न रहेगा वो समान रहेगा। और इसकी एक बार हमें जानकारी मिल जाए या हमें इसके बारे में ज्ञान हो जाता है तो हम निश्चित रूप से आगे इसके बारे में प्रिडिक्शन कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं, पूर्वानुमान लगा सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में अपन ने विकास से जुड़े हुए जो सामान्य नियम या सिद्धांत थे, अभी तो बहुत सारे सिद्धांत और भी अपन पढ़ेंगे, किंतु आज विस्तृत रूप से इस क्लास में हमने विकास के 4 सिद्धांतों को पढ़ा। और उम्मीद करता हूं कि आज की मेरी क्लास आपको अच्छी लगेगी और ये आपके कहीं ना कहीं आपकी जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो उसमें सहायक सिद्ध होगी। अब आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।